हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, 11th साइंस के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर पढ़े थे उसी के रिलेटेड हमने जो भी रिलेशन का कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.1, फंक्शन का कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.2, उसके अंदर हमने देख लिया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा बहुत कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्चुअल में करते कैसे वो पहले थोड़ा आइडिया दूं, फिर इसकी ओरिजिनल आपके 12th साइंस की थियरी के ऊपर जाएंगे। ओके, चलिए। सपोज आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है f ऑफ x कि भाई x प्लस 5। दूसरा फंक्शन g ऑफ x, इसको मैं लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है। अब मुझे जब भी ऐसा बोले कि इसके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होंगे, ओके, क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, पहला होगा f और g, दूसरा होगा g और f, तीसरा होगा f और f, और एक होगा g और g। ओके, ये चार अभी मैं आपको बता सकता हूं। ओके, अब सर f और g का मीनिंग क्या होता है? f और g का मीनिंग होता है f ऑफ g ऑफ x। जैसे आप f ऑफ x लिखते हो, इन शॉर्ट मेरे फंक्शन में वेरिएबल है x, देखो x, हाँ, और कांस्टेंट 5 व्हाटएवर जो भी, मेरे फंक्शन g के अंदर वेरिएबल कौन है? x, तो मैं g ऑफ x लिखता हूं। ओके, ऐसे ही अगर f और g मतलब f का g का कंपोजिशन आप करोगे तो f और g, g ओ f, f ओ f, g ओ g इतने मिलते हैं, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? g ऑफ f ऑफ x। सर इसका मीनिंग क्या होता है? f ऑफ x, और इसका मीनिंग होता है g ऑफ x। ओके, चलिए। अब ये सभी फंक्शन में आपको पहले निकाल के दे रहा हूं कि भाई निकाल दे कैसे कोई भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। भाई f और g अगर मुझे बोला होगा तो इसको f ऑफ g ऑफ x कैसे बोल सकता हूं सर? यस, ये बात तो फिक्स है। एक बात समझिएगा, पूरी एक्सरसाइज में हमको यही की चीज करनी है कि भाई यहाँ पे मुझे जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है वो x के अंदर है। अगर मैं x की जगह पे 5 करता तो आपको x की जगह पे 5 प्लस 5 तो 10 मिलता, x की जगह पे t करता तो t प्लस 5 मिलता, x की जगह पे n करता तो f ऑफ n मुझे n प्लस 5 मिलता। ये आपको क्लियर है। अब मुझे करना क्या है? f ऑफ gx करना है, तो इन शॉर्ट जहां पे f ऑफ x के अंदर x है वहां पे मुझे g ऑफ x, तो यहाँ पे g ऑफ x प्लस 5। सर g ऑफ x ओरिजिनली क्या है? ये टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5, तो मुझे आंसर मिल गया x स्क्वायर प्लस 2। ये मेरा क्या हो गया? 4 f और g। ओके, अगर मैं g ओ f फाइंड करना चाहता हूं, g ओ f ऑफ x, तो इसको मैं g ऑफ f ऑफ x बोल सकता हूं सर? यस, सीधी सी बात। सर इससे आप क्या समझोगे? आपको अब क्या करना है, मेरे फंक्शन g के अंदर जहां पे x था वहां पे मुझे f ऑफ x लिखना है, बस, और कुछ याद नहीं। ओके, मेरा फंक्शन g कौन है? क्योंकि भाई x स्क्वायर माइनस 3, g ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3। तो f ऑफ x की वैल्यू थी क्या? ये रही, तो यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 3, तो मुझे आंसर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20। ओके बेटा, अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं f ओ f फाइंड करना चाहूँ तो आप पूरी एक्सरसाइज में यही आपको करना होगा, मेजॉरिटी सब्जेक्ट में। ओके, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग f ऑफ x। इन शॉर्ट आपके पास फंक्शन f ऑफ x है, वहां पे x की जगह पे क्या रखना है? f ऑफ x, याद है। तो यहां पे लिखूंगा f ऑफ x प्लस 5। ओके, अब f ऑफ x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? x प्लस 5, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस 5 प्लस 5, तो मेरा आंसर आ गया x प्लस 10। अगर g ऑफ x फाइंड करूंगा तो g ऑफ x कितना पड़ेगा बच्चे? यस, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास? ओके, चलिए यहां पे g ऑफ x मतलब क्या बेटा? आप g ऑफ x फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x लिखो। ओके, यहां पे आ गया g ऑफ x
का स्क्वायर माइनस 3। ओके, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3, वैल्यू करते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, तो मेरा आंसर आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12। ये मेरा चारों के चार कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। प्लीज एक बार नोट कर लीजिए बेटा। ओके, तो आपने उन सब की प्रैक्टिस कर ली है, तो अब हम ओरिजिनली मतलब वेल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन उसके ऊपर जाते हैं। ओके बेटा, चलिए आपको कोई एक फंक्शन दिया है f जिसका डोमेन एंड रेंज कुछ ऐसा है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b। कोई दूसरा फंक्शन है g जिसका डोमेन रेंज है b टू c, तो b से c जा रहा है। ओके, अब आपको इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। चलिए एरो डायग्राम से समझते हैं बच्चे। ये आपके पास तीन सेट है, तीन सेट मतलब ये ए, ये बी, ये सी। जरा समझना, अगर मैं सेट फंक्शन एफ बोल रहा होगा तो एफ के लिए डोमेन है ए, रेंज है बी। ओके, तो अगर मैं ए से बी जाऊं तो वो फंक्शन होगा एफ, यस, जिसका डोमेन है ए, रेंज है बी। अगर मैं फंक्शन g के लिए सोचा तो g के लिए डोमेन क्या है बेटा? b है, और रेंज क्या है c, तो यहां पे ऐसे जाऊंगा, ये फंक्शन g के लिए डोमेन होगा b और रेंज होगा c। इतना क्लियर? ओके, अब ये कोई मैं सेट x, कैपिटल X मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हो। ओके, जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हम ऐसा करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख देते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके पास f फ्रॉम सिर्फ इतना ही होगा। एक ही फंक्शन की बात है कि मैं डोमेन a में से कोई x वैल्यू उठाता हूं, अगर मैं वैल्यू रखूंगा मुझे जो आंसर मिलता है वो मेरा y है। फिक्स बात। मैंने फंक्शन f के अंदर डोमेन a में से वैल्यू रखी x, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? f ऑफ x मिलेगा बेटा। हाँ, f ऑफ x को मैं दूसरे वर्ड्स में y भी तो बोलता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू y भी बोलता हूं। यस, सीधी सी। अगर मैं फंक्शन g के अंदर वैल्यू रखना चाहता हूं तो फंक्शन g के अंदर अब मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा? फंक्शन g के अंदर मैं वैल्यू रखूंगा f ऑफ x की। देखिए क्यों? क्योंकि फंक्शन g के लिए डोमेन बन जाएगा b। आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर जरा भी डाउट है, वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। ओके, चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर मैं g के अंदर f ऑफ x की वैल्यू रखूं तो यहां पे ऐसा बन गया g ऑफ f ऑफ x। देखिए ये कुछ देखा देखा लग रहा है। इन शॉर्ट आप इसको दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि अगर g ऑफ y, तो इसको मैं कोई एक और नाम देता हूं z। f ऑफ x की वैल्यू y थी तो मैंने g ऑफ y इसको बोल दिया। ये x, ये y और ये z। क्लियर? अब सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं मुझे a से c तक कंपोजिशन फंक्शन क्या मिला, तो देखिए, तो मैं अगर मेरे फंक्शन में x रख रहा था तो मुझे आंसर मिल रहा था z, और z एक्चुअल में है क्या? g ऑफ f ऑफ x। तो मुझे g ऑफ फंक्शन मिला जो कि कंपोजिशन फंक्शन है f एंड g का। कंपोजिशन फंक्शन f एंड g का अगर मैं बोलूं, ओके, इसको आप लिखोगे कंपोजिशन f एंड g। जरा समझना बेटा, कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा सर g एंड f नहीं बोल सकते। नहीं, अगर मुझे कंपोजिशन g एंड f लिखना होगा तो मैं उसको f और g लिखूंगा। ये दोनों बातें अलग अलग होती, उसकी प्रॉपर्टीज है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर कंपोजिशन g एंड f लिखना है तो f और g आएगा, अगर कंपोजिशन f एंड g लिखना है तो g और f आएगा। याद रखना। कैसे सर? आपने एक्चुअल में किया क्या, समझिए पहले। आपने एक्चुअल में f फंक्शन के अंदर डोमेन a में से वैल्यू रखी, आपको आंसर मिला f ऑफ x। f ऑफ x को आप y भी बोल सकते हो। अब तक हमने जो भी रिलेशन फंक्शन पढ़ा उसके ऊपर से आपको ये तो पता होगा।
अब फंक्शन g के अंदर मैंने वैल्यू रखी f ऑफ x की, या सीधी सी बात है क्योंकि फंक्शन g का डोमेन तो b है तो यहीं से वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहां से मैंने फंक्शन g के अंदर वैल्यू रखी तो मुझे g ऑफ f ऑफ x मिला। यस, तो f ऑफ x को मैं y भी बोल सकता हूं और इस पूरे सेट को मैंने कोई z नाम दिया। तो सर इन शॉर्ट मैं f एंड g का कॉम्पोजिशन निकालूंगा तो मुझे g ऑफ f मिल रहा है। ओके, इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x लिख सकता हूं। यस सर। ओके, फिर g ऑफ y भी लिख सकता हूं, सीधी सी बात, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ओके ना, अब आपको यहां पे कॉम्पोजिशन g और f मिल रहा है तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर f और g भी तो मिल सकता है। हाँ बेटा मिल सकता है, लेकिन अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा। ओके, अगर g और f पॉसिबल करना है या फिर g और f पॉसिबल है या नहीं वो चेक करना है, तो ये चीज याद रखना, पीछे वाला, यहां पे पीछे वाला कौन है f, पीछे वाले का रेंज इज अ सबसेट ऑफ आगे वाले के डोमेन। आगे वाला कौन है g। ये कंडीशन एक याद रखना तो आप तो कहीं पे भी अटकोगे। मुझे कोई भी कॉम्पोजिशन निकालना, किसी भी कॉम्पोजिशन ऑफ सेट निकालना। ओके, अब तो ये चीज यहां पे पीछे वाला कौन है f, तो पीछे वाले की रेंज आगे वाले के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए या फिर इक्वल सेट। बात एक ही, कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा। ओके, अगर मैं f और g निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा रूल, पीछे वाला कौन है g, तो पीछे वाले का रेंज मतलब r ऑफ g, रेंज ऑफ g, g जो फंक्शन है उसका रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ओके, यहां पे इस थ्योरी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं f और g की ही बात कर रहा हूं। मैंने g और f के बारे में सिर्फ आपको रूल बताया। ओके, g और f अगर आपको वैलिड करना है तो इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। ओके, चलिए सर चेक करते हैं ये जो मैंने g और f का आपको रूल बताया ये यहां पे वैलिड होता है कि। चलिए कैसे, रेंज ऑफ, यहां पे मैंने आपको क्या बोला, पीछे वाले का रेंज आगे वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो पीछे वाला कौन है f, तो f का रेंज यहां पे क्या है b, आगे वाला कौन है g, g का डोमेन कौन है b। हाँ सर, कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। देखो यहां ये b। ओके, तो इन शॉर्ट ये आपको पता चलता है ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा। लेकिन जो ये फंक्शन है ये भी फंक्शन, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन ही है तो इसका भी रेंज डोमेन होगा सर। हाँ होगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि भाई g और f का डोमेन रेंज क्या है सर, उसके लिए यहां पे आपको जरा सोचना पड़ेगा। देखिए, आपने ओरिजिनली वैल्यू किसकी रखी, f ऑफ x, मतलब जो फंक्शन f होगा आप स्टार्टिंग में वैल्यू किसकी रख रहे हो। देखो f और g और f का मीनिंग होता है g ऑफ f ऑफ x, तो इसके अंदर आप वैल्यू रखोगे किसकी, फंक्शन f के अंदर पहले x रखोगे तो x है क्या, सेट a, तो a से आपको आंसर कहां पे मिल रहा है, आपको आंसर मिला g ऑफ y मतलब सेट c के अंदर। तो जैसे मैं फंक्शन f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c का कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g का कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन करूंगा g और f, तो मुझे जो उसका डोमेन मिलेगा वो a होगा और रेंज होगा वो c होगा, a से c तरफ जाएगा। ओके, आपको पता चला होगा g और f का डोमेन क्या है a, रेंज क्या है या फिर को डोमेन क्या है c। ओके, तो ये क्या बन गया कॉम्पोजिशन f एंड g का। सर रूल क्या है, रूल ये कि भाई g और f पीछे वाले का रेंज इज सबसेट ऑफ आगे वाले का डोमेन। यहां पे अगर f और g प्रूफ करना होता तो पीछे वाले का रेंज इज सबसेट ऑफ आगे। इस कंडीशन के लिए मैं f और g नहीं बता रहा, मैं इस कंडीशन के लिए सिर्फ क्या बता रहा हूं, g और f बता रहा हूं। ओके, मेजॉरिटी आपके सब g और f में आएंगे। किसी स्टूडेंट को ये होगा कि सर f और g और f इक्वल कभी हो सकता है। हाँ बेटा हो सकता है। देखिए कब, अगर f फ्रॉम a टू b है एंड g फ्रॉम b टू a, अगर ऐसा होगा तो f और g इज इक्वल टू g और f होगा। याद रखिएगा, नोट करके कहीं से लिख सकते हो। ओके, ये चीज कब होगी, जब f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम
B2A होगा तब F4G इज इक्वल टू 0। ये पूरा एक टॉपिक है इन्वर्टिबल, ओके, वो पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलिए प्लीज पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, एक एग्जांपल से हम समझने की ट्राई करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड GOF, मतलब कंपोजिशन F एंड G मुझे फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो थ्योरी बताया उसी के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। ये F फ्रॉम A टू B है, ये G फ्रॉम B टू C है। देख लीजिए ये दोनों सेम ही होगा, ये दोनों सेट सेम है। हाँ, तो ये हमारी थ्योरी कॉन्सेप्ट ही हो गया कि A से B, B से C। ओके, अब मुझे ये पता है इसका कंपोजिशन मिलेगा। कंपोजिशन क्या होगा? GOF। किसी स्टूडेंट को ये डाउट रहेगा, मुझे ये भी पता है कि सर इसका जो कंपोजिशन निकालना है उसका आप रेंज ऑफ डोमेन कैसे बताओगे? तो जो पीछे वाला है, ओके, कंडीशन क्या होती है? पीछे वाले का रेंज मतलब रेंज ऑफ है, आगे वाले के डोमेन का सेट बनना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा तभी GOF होगा। हाँ सर, ये दोनों सेट, पीछे वाला कौन है? F है, पीछे वाले का रेंज आगे वाले के डोमेन के अंदर आ जाता है। ओके सर, सीधी सी बात है, GOF होगा। बट GOF का रेंज ऑफ डोमेन क्या होगा? मतलब जो कंपोजिशन फंक्शन मिलता है उसका भी कोई रेंज डोमेन होगा। हम जनरली SSC लिख देते हैं भाई SSC, लेकिन सर करेंगे कैसे? आपको ये मैंने बताया था, A B C और यहाँ पे GOF। ओके, ये X डिवाइड Z। सर यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, आप वैल्यू लिख कौन से फंक्शन के अंदर रख रहे हो? तो F है, तो F के अंदर वैल्यू रख रहे हो ना पहले, तो F के अंदर आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो? तो ये F था, ये G था, तो F के अंदर आप A में से ही वैल्यू रखते हैं। कौन से सेट में से रखते हो? A में से। तो इन शॉर्ट GOF में जो आप स्टार्ट करोगे तो आप वैल्यू तो रखोगे कोई ना कोई। हाँ, तो GOF में आप किसकी वैल्यू रखोगे? आप सेट A में से वैल्यू रखोगे। आपको कहीं ना कहीं पे आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो A सेट में से वैल्यू रखने से Y मिला, तो यहां से मुझे Z के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर GOF आएगा तो X से Z मतलब A से C, तो आपको जो आंसर मिलेगा GOF का, GOF का, वो सेट C के अंदर होगा। ओके, तो A से C। ओके, ऐसे भी किसी स्टूडेंट को पता नहीं चले तो मैं क्या करूंगा? ये आपका GOF है, कोई भी फंक्शन दिया हो उसको लिख लो पहले। ओके, जो पीछे लिखा है उसका रेंज डोमेन आगे लिखो, जो आगे लिखा है उसका रेंज डोमेन पीछे लिखो। ये दोनों तो निकल नहीं वाला है, तो आपका आगे वाले का डोमेन लास्ट में जो बचा वो रेंज आपका आंसर होता है। अगर कॉन्सेप्ट से पता नहीं चल रहा है तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, कैसे याद रखोगे? मुझे अगर GOF निकालना है, GOF निकालना है, तो पीछे वाले का रेंज डोमेन लिख दो पहले, पीछे वाले का पहले लिखना है, आगे वाले का पीछे लिख दो, फिर ये दोनों तो कॉमन ही होगा, उसको निकाल दो। A से C आपका और रेंज और सॉरी कोड डोमेन और रेंज बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर F1G का रेंज डोमेन क्या मिलेगा? तो आपको A से C पता है, A for 2 3 4 5, C for 7 11 and 15। ओके, मैं इस सम को वेन डायग्राम से आपको बताने की ट्राई करता हूँ। देखिए ये B, ये C, ये A, ये B, ये C। A के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 3 4 5। B के अंदर 3 4 5 है। ओके, एरो डायग्राम से कैसे करेंगे? 7 11 और 15, एकदम इजी। देखिए बहुत मजा आएगा। सर f ऑफ, यहां पर ये f ऑफ 2 मतलब ये f है और ये g है, याद रखना। अगर मैंने फंक्शन में x की जगह पे 2 रखा तो मुझे आंसर 3, मतलब ऐसा। अगर 3 रखा तो आंसर 4, अगर 4 रखा तो आंसर 5, अगर 5 रखा तो भी आंसर 5। ओके, चलिए ठीक है। अब मैं फंक्शन g के अंदर, अगर ये फंक्शन g है, g के अंदर अगर 3 रखता हूं तो आंसर क्या मिलता है? 7। देखिए 3 रखूंगा तो आंसर, अगर 4 रखूंगा तो भी आंसर 7।
अगर 5 रखूंगा तो आंसर 11, अगर 9 रखूंगा तो भी आंसर 11, याद रखो। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब तो सर जीओएफ क्या होगा? जीओएफ ये है एसएससी। ओके, चलिए आपको ये चीज पता है कि भाई जीओएफ आपको वैल्यू कहां से रखनी है? सेट ए में से। तो जीओएफ 2 निकाला तो इसका मीनिंग क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ 2 होता है बेटा। हाँ, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो जी ऑफ 3 मिल जाएगा। तो जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 लिख रहा है। ओके, तो आपको ये आइडिया होगा 2 जब रखा तो मुझे आंसर 7 मिला। तो वेरी ऑर्डर्ड पेयर आंसर का आपको एक सेट मिलेगा। जब आप 2 रखोगे तो आंसर 7 मिलेगा। ऐसा वो रिलेशन किसका होगा? गॉफ का, कि भाई 2 रखने पे आंसर 7। ओके, अब मैं आपको एरो डायग्राम से बताता हूं। देखो आपने 3 रखा तो 3 वाले एरो को फॉलो करना। 3 से 4 गया, 4 से 7, तो आपकी दूसरी ऑर्डर पे हो गई 3,4, तो सॉरी 3,7। जब मैंने फंक्शन के अंदर जी ऑफ एफ ऑफ 3 रखा तो आपको ये पता है इसका मीनिंग जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 4, तो मैंने यहाँ पे जी ऑफ 4 रखा। तो जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? जी ऑफ 4 की वैल्यू है 7। तो देखो ना यहाँ पे 3 से 4 गया, 4 से 7, तो यहाँ पे 7 ही है, तो मैंने 3,7 लिखा। अब अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ कौन सा फाइंड करना है? अभी 4 वाला, 4 रखनी पड़ेगी वैल्यू। हाँ, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ 4। ओके, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है आपके पास? 5, तो यहाँ पे जी ऑफ 5। तो जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है बेटा? 11, तो यहाँ पे आंसर आएगा 11। तो 4 रखा तो 5 से करा 11, तो 4 रखने पे लास्ट में आपको 11 मिलेगा। ऑर्डर से क्या बनेगी? 4,11। ओके, अब यहां पे लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 5, तो इसका मीनिंग जी ऑफ एफ ऑफ 5 हो जाएगा बेटा। ओके, एफ ऑफ 5 का मीनिंग क्या होता है? एफ ऑफ 5 की वैल्यू है 5, तो जी ऑफ यहां पे 5, जी ऑफ 5 क्या दिया? 11। तो देखिए अगर मैंने 5 रखा तो उससे आंसर 11 मिला। देखो 5 रखा तो यहां से 5 के ऊपर गया, उसके बाद 11, तो 5 रखने से 11। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। और बेटा यहां पर मैंने आपको एक एमसीक्यू के लिए ओके 4 स्टेटमेंट लिखे। इफ f11 मतलब आपको कंपोजिशन फंक्शन करना है, उसका जो पहला फंक्शन f11 है g11 है, दोनों फंक्शन अगर 11 है तो आपको जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन GOF मिलेगा वो 11 ही होगा। ओके, उसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि A B C 1 2 3 यहाँ पे E F G ये 11 है, ये 11 है। तो अगर A से सेट A से C करूंगा वो 11 ही होगा, सीधी सी बात। ओके, फंक्शन f11 है, g11 है, तो GOF 11 ही होगा, सीधी बात। वैसी ही बात यहां पे कि भाई f on 2 का मीनिंग क्या होता है कि भाई इतना पहले A से B देखिए, A से B अगर आप कंपेयर करोगे तो सेट B के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है। ओके, एक एलिमेंट, तो इसको f को on 2 बोल सकते। g on 2 है, g के हर एक g फंक्शन में ये जो B से C डोमेन और रेंज हो, तो सेट C के हर एक एलिमेंट के लिए B के अंदर प्री इमेज मिल रही है, तो फंक्शन GB on 2। तो इसका कंपोजिशन GOF, तो C के हर एक, तो GOF क्या होता है बेटा? GOF फ्रॉम A, ऐसा होगा ऐसे C। ओके, डोमेन A, कोडोमेन या फिर रेंज C, तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर पर्टिकुलर एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिल रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑन टू बोलूंगा। ओके, चल अब थोड़ा ट्विस्ट, अगर GOF मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 1 होगा तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों फंक्शन 1 हो। सर इसका भी रीजन है, कैसे? अगर GOF on 2 है तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि दोनों के दोनों फंक्शन on 2 हो। चलो इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताया। चलिए
मैं यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं कि जी ओ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई मिल रहा है, जी ओ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ मिल रहा है, जी ओ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी मिल रहा है। ओके, चलिए ये कंपोजिशन फंक्शन है, ये 1 1 है। ए रखूंगा तो ई मिल रहा है, बी रखूंगा तो एफ मिल रहा है, सी रखूंगा तो जी मिल रहा है। लेकिन क्या एफ एंड जी बोथ आर 1 1? ऐसा पॉसिबल है? देखिए तो ए से बी के हो गया तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी के पास इंडिविजुअल इमेज है, ओके, नो डाउट है। तो फंक्शन एफ 1 1 है, लेकिन जी भी तो होना चाहिए। सर जी 1 1 नहीं, यहां पे 2 एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज, ओके, तो जी इज नॉट 1 1। जी जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ओ एफ अगर 1 1 है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों 1 1। ओके, चलिए अब बारी आती है ऑन टू की। सर अगर जी ओ एफ ऑन टू, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि दोनों के दोनों फंक्शन ऑन टू हो। चलिए यहां पे चेक करते हैं। ए से बी गया फंक्शन एफ को लेके, तो सर देखो ना, सेट बी में ही एक एलिमेंट बच रहा है जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। अब जी के लिए बात करें तो जी के लिए यहां पे पॉसिबल है, तो सेट जी इज ऑन टू। तो देखिए, तो आपको क्या याद रखना है, एफ एंड जी दोनों 1 1 होगा तो उसका कंपोजिशन 1 1, एफ एंड जी दोनों ऑन टू होगा तो कंपोजिशन ऑन टू। लेकिन अगर कंपोजिशन ऑन टू होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों फंक्शन ऑन टू हो, कंपोजिशन 1 1 होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों फंक्शन 1 1 हो। यहां पे मैंने आपको दिखाया, प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है।